नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। एक बार फिर से हम हाजिर हैं कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर को लेकर। मैं आपका रेडियो दोस्त आरजे मेहताब और मैं आरजे प्रिया। सोमवार के दिन ठीक 11 बजे प्रस्तुत हैं श्रृंखला का 8वां और अंतिम एपिसोड लेकर। आज के एपिसोड का नाम है मंजूषा कला और भविष्य। यह श्रृंखला यूनेस्को, सिमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली SDG फेलोशिप के अंतर्गत आपके लिए लाई गई है। अंग भूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर। कार्यक्रम श्रृंखला में जानिए हमारी मंजूषा कला के प्राचीन और गौरवमयी इतिहास के बारे में। पहली बार रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर हर सोमवार सुबह 11 बजे सुनिए एक नया एपिसोड, और उस एपिसोड का रिपीट ब्रॉडकास्ट बुधवार और शुक्रवार को शाम 4 बजे सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर। It's your voice. पिछले एपिसोड में हमने चर्चा की थी मंजूषा कला से जुड़े उस पहलू की जो मंजूषा कला को घर घर में पहुंचा सकता है, यानी मंजूषा कला की मार्केटिंग और मार्केटिंग लिंक्स के बारे में। सीधे कहें तो हमने चर्चा की थी बाजार से जुड़ाव की। इसके अलावा हमने ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केटिंग के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। हमें पूरी उम्मीद है कि आपने अब तक के सारे एपिसोड्स सुने होंगे। आगे भविष्य में आप जब कभी एपिसोड को सुनना चाहें तो आइए हमारे YouTube चैनल 90.4 FM रेडियो एक्टिव ऑफिशियल पर। वहां मिलेगा कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर की प्लेलिस्ट में सारे एपिसोड्स। इस एपिसोड के नाम मंजूषा कला और भविष्य से ही आप समझ गए होंगे कि आज हम बात करेंगे मंजूषा कला के आने वाली दशा और दिशा के बारे में, यानी भविष्य के बारे में। इसके अलावा हम इस एपिसोड को एक रिमाइंडर का रूप देने वाले हैं ताकि आपको पूरे कार्यक्रम श्रृंखला में मंजूषा कला से जुड़ी महत्वपूर्ण बातें याद आ जाएं। बिल्कुल मेहताब, अब तक का ये सफर तो लाजवाब रहा। हमने मंजूषा कला से जुड़ी और इस कला से जुड़े न जाने कितने सारे लोगों से बातचीत की, उनके काम को देखा, उनके हालात को समझा, उनकी खासियतें भी जानी। सच कहूं मेहताब, इस कार्यक्रम से जुड़कर रिसर्च करना और इस कार्यक्रम को तैयार करना मेरी जिंदगी के कुछ यादगार पलों में शामिल हो चुके हैं। सचमुच प्रिया। पर तुम्हें क्या क्या याद है? जहाँ तक याददाश्त की बात है तो मुझे सारे एपिसोड ज़बानी याद है, सब कुछ, एपिसोड 1 से लेकर एपिसोड 7 तक। अच्छा, याद तो मुझे भी है, पर मिस्टर आरजे ऐसे बोलने से काम नहीं चलेगा। तुम्हें सच में बताना पड़ेगा कि आखिर हमने उन एपिसोड्स में क्या क्या खास बातें करी थी, तभी तो हम हमारे श्रोताओं को भी याद दिला पाएंगे इस कार्यक्रम के शानदार सफर के बारे में। ठीक है, तो फिर तुम भी तैयार हो जाओ, तुम्हारी भी उन यादगार लम्हों को आज ताजा करते हैं। हाँ बिल्कुल, तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे प्यारे श्रोताओं, मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर कार्यक्रम का पहले एपिसोड का नाम था किस्सा मंजूषा कला की। इस एपिसोड में हमने जाना था मंजूषा कला से जुड़ी वो सारी बातें जो इस कला की प्राचीनता और ऐतिहासिक महत्व से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसके लिए हमने बात की थी भागलपुर शहर के जाने माने इतिहासकार शिवशंकर सिंह पारिजात जी से, और हमने उनसे मंजूषा कला के इतिहास के बारे में विस्तार से जाना था। बिहुला की जो वो यात्रा थी मंजूषा पर, चूंकि इस गाथा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसंग है, और मंजूषा एक माध्यम बना कि एक मृत व्यक्ति फिर से जीवन प्राप्त किया उसके माध्यम से यात्रा करके, और खोई हुई सुख संपत्ति उससे वापस आई। तो लोगों की आस्था ये मानकर हुई मंजूषा के प्रति कि जिस तरह से
मंजूषा को माध्यम बनाकर बिहुला ने अपने दुख दर्दों से निजात पाई, उसी तरह से हम भी मनसा देवी को और सती बिहुला को अगर मंजूषा चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं, तो हमारे भी दुख दर्द जो है दूर होंगे। तो वस्तुतः ये मंजूषा जो बनना शुरू हुआ अंग देश में, वो इस पूजन परंपरा के साथ ही शुरू हुई। और मंजूषा तो एक बॉक्स नुमा आकृति होती है, तो उस पर वो जो लोक गाथा की घटनाएं हैं, ये जो मुख्य पात्र हैं, ये नाग देवता हैं, सर्प हैं, देवी देवता हैं, उनको चित्रित किया जाता है। तो ये परंपरा जो है वो चली। जो कलाकार यहाँ के हैं, जो चित्रकार हैं, वो लोग भी आकर्षित हुए और मंजूषा के चित्रों की एक पहचान बनी धार्मिक जो सर्किल है उसके बाहर। इस कारण से मंजूषा जो है वो बॉक्स नुमा आकृति से वो ट्रांसफॉर्म होकर कैनवास पर आ गई। लोक आस्था का जो आयाम है इसके साथ जुड़ा हुआ, तो पहला प्रमाण तो ये है कि जब से बिहुला बिसहरी की पूजा शुरू हुई, तब से ये मंजूषा की परंपरा है। तो एक उसका वो अपना अलग महत्व है। इस गाथा में जो देवी है मनसा बिसहरी, ये देवी पौराणिक है, पुराणों में भी इनकी चर्चा है। जब वो लोक प्रचलन में आते हैं, फोक टेल्स में आते हैं, फोक रिचुअल्स में आते हैं, तो वो देखना होगा कि वो कब से आया। बहुत सारे विद्वानों ने भी इस पर शोध किए हैं, अध्ययन किए हैं कि ये मध्यकालीन भारत से जुड़ी हुई जो लोक गाथा की घटना है, जिसके साथ मंजूषा चित्रकला जुड़ी हुई है। मिडाइवल पीरियड मैंने कहिए कि 1000 साल पुराना इसको हम मान सकते हैं। और जो इस अंग क्षेत्र में जो ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण मिले हैं, वो भी ये इंडिकेट कर रहे हैं कि ये घटना उस अवधि की ही रही होगी। जैसे विक्रमशिला बौद्ध महाविहार भागलपुर क्षेत्र के कहलगांव में है, और उसकी जो खुदाई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा की गई, उसमें कई महत्वपूर्ण मूर्तियां मिली। उसके साथ साथ देवी मनसा की 2 मूर्तियां मिली। उस मूर्ति में सर्प की आकृति या नाग घट, जो हमारे मनसा बिसहरी की पूजा में जो व्यवहार में लाए जाते हैं, वो उस पर अंकित है। तो इसका माने है कि इस क्षेत्र में प्राचीन अंग जनपद में कहिए कि मनसा बिसहरी को एक देवी के रूप में उस समय भी लोग जानते थे और मानते थे। तो जाहिर सी बात है कि इस कारण ही विक्रमशिला की खुदाई में वो मूर्ति मिली। इसके अलावे पटना यूनिवर्सिटी का जो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो उसने भी चंपा में खुदाई की थी। उस खुदाई में बहुत सारी मातृ देवियां, सर्प की आकृतियां, ये सब मिली थी। फीमेल गॉडेस में हमारी मनसा बिसहरी भी आती हैं। तो ये प्रमाण है कि इस रीजन में नाग पूजन की परंपरा रही है। तो इस तरह से बिहुला बिसहरी की गाथा, जिसके साथ हमारी मंजूषा चित्रकला जुड़ी हुई है, इसके सिर्फ धार्मिक और आध्यात्मिक डायमेंशंस नहीं है, इसके पुरातात्विक ऐतिहासिक भी आयाम है। और बहुत सारे विद्वानों ने मत व्यक्त किया है। तो इस तरह से पुख्ता प्रमाण है, जिस पर कि और भी इंटेंसिव जो है शोध और खोज करने की जरूरत है। तो सुना आपने, कितनी महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी पहले एपिसोड में। नो डाउट मेहताब। अजी ये तो कुछ भी नहीं, हमने तो वो सब कुछ जाना था जो मंजूषा कला की प्राचीन इतिहास से जुड़ा है। एपिसोड 1 मंजूषा कला के प्राचीन इतिहास के बारे में बात करने के बाद हम एपिसोड 2 लेकर के आए थे, जिसका नाम था मंजूषा कला और इसकी खूबसूरती। इस एपिसोड में हमने इस मंजूषा कला की सुंदरता को विस्तार से समझा था, और इसके लिए हमने बातचीत की थी भागलपुर के एक वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र सिंह जी से। आइए सुनते हैं वो बातचीत। हालांकि मंजूषा आर्ट जो अंग क्षेत्र और चंपा की खास पहचान है, इसकी कहानी युगों पुरानी है। पूर्व रामायण काल से लेकर महाभारत काल तक इसकी धमक साफ साफ दिखाई पड़ती है। लेकिन जिस कला की बात आज हो रही है, मंजूषा कला की, उसने ये रूप बिहुला बिसहरी की कहानी सामने आने के बाद, यानी आज से कम 1300-1400 साल पहले आकार ग्रहण किया। बिसहरी पूजा के करीब आते ही
न केवल यहाँ के गली कूचों में बेसहरी गीत के बोल गूंजने लगते हैं, बल्कि मंजूषा के शिल्पकार भी भव्य, आकर्षक और मनमोहक मंजूषाओं के निर्माण में अपनी फनकारी दिखाने लगते हैं, जिसमें बिहुला बिसहरी की कथा को रंग और रेखाओं से चित्रित किया जाता है। हालांकि आमतौर पर प्रधानता नागाकृतियों की होती है, लेकिन कथा के वे सारे पात्र और परिवेश भी इन मंजूषा भित्ति चित्रों में देखे जा सकते हैं। वैसे हर मंजूषा पर उकेरे गए चित्र एक से नहीं होते, लेकिन वे कथा के पात्रों और तत्कालीन परिवेश से जरूर जुड़े होते हैं। जैसे चंपक वृक्ष, नागनाथ मंदिर, नागनाथ महादेव, मनियार नाग, धनोत्तर ओझा, नेतुला धोबिन, बासु सौदागर, चांदो सौदागर वगैरह की भिन्न भिन्न मुद्राओं वाली आकृति, बिहुला, बाला, लखेंद्र, शीतला माता का वाहन गर्धव, देवी बिसहरी एवं उनकी अन्य 4 बहनें जया, अदिति, पद्मा और मैना, साथ ही सरेसा घोड़ा, हाथी, कोयल, कौआ, नाग संस्कृति, परिचयात्मक विश्लेषण तथा 2 संस्कृतियों शैव एवं शाक्त के अनूठे संगम की झलक दिखाई पड़ती है। मान्यता यह है कि जब चांदो और बिसहरी के बीच पूजन को लेकर रजामंदी हुई, तो आनन फानन जिस भव्य मनसा मंदिर का निर्माण किया गया उसे नागाकृतियों से अलंकृत किया गया। उसकी आकृति भी मंजूषा जैसी ही थी। इस प्रकार मंजूषा कला न केवल एक शिल्प की व्याख्या करती है, बल्कि काल कवलित हो चुके उस पौराणिक बिसहरी मंदिर को भी प्रतिबिंबित करते हुए एक लोक कथा का प्रतिनिधित्व करती है। तो इस तरह से हमने जाना था इस खूबसूरत चित्रकला के बारे में। सही मायने में ये एक इम्पोर्टेंट एपिसोड था जो इस कला के प्रति हमारे आकर्षण को बढ़ाता है। बिल्कुल प्रिया, आई एग्री। एपिसोड 2 महत्वपूर्ण तो था, पर एपिसोड 3 का महत्व भी कम नहीं। श्रोताओं, एपिसोड 3 का नाम था मंजूषा कला, कारीगरी और कीमत। इस एपिसोड में हमने मंजूषा कला को अलग अलग जगहों पर चित्रित करने में कितना खर्च आता है और इसकी कीमत का निर्धारण कैसे किया जाता है, इस पर हमने विस्तार से चर्चा करने के लिए एक ऐसे वरिष्ठ मंजूषा कलाकार से मुलाकात की थी जिन्होंने अपनी जिंदगी का लगभग 12 से 13 साल इस प्राचीन कला को समर्पित किया है। हमने बातचीत की थी श्रीमती उलुपी झा जी से। आइए अब उस बातचीत को आपको सुनवाते हैं। मंजूषा कला हमारे अंग प्रदेश की वो कला है जो बिहुला बिसहरी के लोक गाथा पर आधारित है, और इसमें मंजूषा और कला 2 शब्द हैं। मंजूषा वह है जिसमें अपने पति बाला का शव लेकर बिहुला रोती हुई जाती है और हंसती हुई वापस उसके प्राण लेकर आती है। हमारे ये मंजूषा कला मात्र कला नहीं, ये हमारा इतिहास है, ये हमारी धरोहर है और हमारी ये संस्कृति है। ये कला बहुत खास है। क्या आवश्यकता होती है किन सामग्री की, ये इस पर निर्भर करता है कि हम क्या बना रहे हैं। जैसे कि साड़ी पे बनाना हो तो फिर कपड़ा चाहिए, या फिर कैनवास पर बनता है, फिर कुछ बोर्ड वगैरह जैसे पेन स्टैंड वगैरह बनाते हैं, बैंगल बनाते हैं, चूड़ी वगैरह, तो उसके लिए अलग बेस चाहिए। टेराकोटा बनाते हैं तो उसके लिए फिर वो चाहिए। तो बहुत सारी सामग्री है। उसके अलावा जब हम डेकोरेटिव आइटम बनाते हैं ना, तो उसमें भी बहुत सारा सामग्री लगता है, जैसे मोती, ग्लू, हॉट एयर गन वगैरह की भी आवश्यकता पड़ती है, ब्रश, पेंट, वो सब तो पड़ता ही है। सामग्री हम लोग प्राय लोकल से ही ले लेते हैं, मार्केट में मिलता है, या फिर बल्क में मंगाना होता है तो कोलकाता या फिर दिल्ली से मंगवाते हैं। हम जब रेंज की बात करते हैं तो हम सिल्क साड़ियों में, दुपट्टा में, स्टॉल में, सूट सलवार, कुर्ता, बंडी, जैकेट, टी शर्ट, टाई में भी बनाते हैं। कोहबर जो शादियों में प्रयोग में लाया जाता है, उसमें भी हम इस कला को दर्शाते हैं। कॉटन कपड़ा लें, उसमें कुशन कवर, डाइनिंग मैट, पिलो कवर, टेबल रनर, बेड शीट, पर्स, ये सब जितनी भी हमारे यूटिलिटी प्रोडक्ट हैं उन सब पर हम मंजूषा पेंटिंग करते हैं।
मोल्डेड से हम लोग ईयरिंग बनाते हैं तो उसमें भी मंजूसा पेंटिंग करते हैं। यानी बारीक पेंटिंग भी बड़ा आकर्षक होता है इसका। टेराकोटा का जो सामग्री होता है, जैसे गमला है, जग है, कप या वेडिंग आइटम है, हाथी और दिया होता है, उस पर भी मंजूसा पेंटिंग करते हैं। जैसे बांस का आइटम है, सूप और टोकरी होता है, छोटे छोटे टोकरी, उसमें ढक्कन लगा के उसका डेकोरेटिव आइटम उसको बनाते हैं, उस पर मंजूसा पेंटिंग करते। उसका भी बहुत सारा प्रोसेस है, उसको गुजरना पड़ता है, लास्ट में उसमें चित्रित किया जाता है मंजूसा कला को। चाबी का रिंग भी बनाते हैं, उस पर भी मंजूसा पेंटिंग करते हैं। जेल कैंडल बनाते हैं, उसके अंदर हम रंगीन बालू से वो आकृति बनाते हैं जो हमारा मंजूसा कला का मोटिव है। तो हम मंजूसा कला को केवल इस रूप में नहीं, बल्कि वो हमारा शैली के रूप में हमने उसको विकसित किया है। चित्रित करने में खर्च कितना आता है, ये चीज़ हमारा पेंटिंग से लेकर पैकेजिंग तक के ऊपर निर्भर करता है। जैसे साड़ी बनाया, उसका साड़ी का क्या कॉस्ट आया, फिर उसमें कितना टाइम लगा, कैसा डिज़ाइन है, उसके ऊपर उसका फिर बैठा के उसका कॉस्ट निर्धारित करते हैं। जैसे दुपट्टा बनाए तो उसका भी उसी तरह से निर्धारित होता है कि जो दुपट्टे का कॉस्ट है, जो उसकी कीमत है, और जितना उसमें समय लगा, फिर उसके डिज़ाइन कैसा है, इसके ऊपर निर्भर करता है कि उसका कितना बाजार वैल्यू होगा। हाँ मेहताब, ये जानकारी तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। मान गए, तुम्हें तो सब कुछ याद है। और क्या, मैं भी हमारे श्रोताओं की तरह रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर को बड़े गौर से सुनता हूँ। हाँ मिस्टर आरजे, पर भूलो मत, अब हमें 4th एपिसोड के बारे में भी बताना है। अरे हाँ प्रिया, मैं तो भूल ही गया था। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं बता देती हूँ। श्रोताओं, 4th एपिसोड का नाम हमने रखा था मंजूषा कला और इसके हमसफर, ताकि हम इस एपिसोड में उन कलाकारों के बारे में बात कर सकें जो इस कला से जुड़े हुए हैं या फिर इस कला से काम को छोड़कर कोई और व्यवसाय शुरू कर दी है। इस सिलसिले में हमने कई कलाकारों से बातचीत कर उनके मौजूदा हाल के बारे में जाना। मंजूषा कला के वर्तमान स्थिति को गहराई से समझने के लिए हमने बात की एक ऐसे कलाकार से जिन्होंने अपनी जिंदगी के 40 साल इस कला को चित्रित करते हुए गुजारे हैं, श्री मनोज कुमार पंडित जी, जिनकी माँ, पत्नी, भाई, बहन, बेटा, बेटी सब इस कला से जुड़े हैं। आइए सुने मंजूषा कलाकारों की मौजूदा स्थिति के बारे में श्री मनोज कुमार पंडित जी का क्या कहना है। मंजूषा कला तो अति प्राचीन कला है। तो मेरे ननिहाल में होता था और वहाँ से मेरी माँ को विरासत में मिला। मेरी माँ श्रीमती निर्मला देवी के साथ में बचपन से काम किया करता था और 1992 से डॉक्टर त्रिभुवन पोद्दार सर और सरथिया चक्रवर्ती देवी और माता निर्मला देवी के कहने पर मंजूषा कला कर्म से जुड़ गया। उस समय मंजूषा को जानने वाला, समझने वाला नगण्य मात्र लोग थे। काफी उबड़ खाबड़, उतार चढ़ाव, पूरा संघर्षपूर्ण सफर रहा। मंजूषा कला को आगे बढ़ाने के लिए गांव-गांव में कार्यशाला, प्रशिक्षण करना आरंभ किया। फिर मैं इसे प्रदर्शनी के माध्यम से भी लोगों को जागरूक करना आरंभ किया। सिलसिला चलता रहा, लेकिन 1998 के बाद थोड़ी इसमें सुधार आई और 2000 ईस्वी से इसमें काफी तेजी आई और लोग समझने लगे। 2012 में हमें उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान द्वारा राज्य पुरस्कार यानी स्टेट अवार्ड मिला। सिलसिला आगे बढ़ा और मैं काम करता गया। फिर मंजूषा गुरु सम्मान, बिहार कला पुरस्कार, अंग गौरव सम्मान, गुरु शिक्षा सम्मान, ऐसे दर्जनों सरकारी और गैर सरकारी स्तर पर पुरस्कार सम्मान मिलना आरंभ हो गया। आंकड़ा के अनुसार 10,000 लोगों को मैंने मंजूषा कला का प्रशिक्षण दिया, जो अभी वर्तमान में हजारों लोग अपना जीविका उपार्जन कर रहे हैं। और मंजूषा कला को आगे बढ़ाने के लिए भारत सरकार राष्ट्रीय स्तर के कार्यशाला में भी मंजूषा कलाकारों को सहभागिता दिलाई है और पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र और NEZCC इलाहाबाद का भी काफी सहयोग रहा। तो ऐसे सारे संस्थान हैं, बिहार सरकार, भारत सरकार और जितने भी
NGO सामाजिक संस्थानें हैं वो भी मंजूषा कला को बढ़ाने में कार्य किए हैं, कर रहे हैं। आज मंजूषा कला पहचान का मोहताज नहीं है। आर्थिक दृष्टिकोण से मंजूषा कला से जुड़ा रहना काफी चुनौतीपूर्ण रहा। धीरे धीरे इसमें सुधार आई और मैं एक ही लगन के साथ लगा रहा। और जब 2005 में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को मैंने भागलपुर आगमन पर मंजूषा पेंटिंग भेंट की थी और मंजूषा कला से जुड़ा पत्र भी मैंने सौंपा था और आग्रह किया था इसमें संभावनाएं हैं, अगर इस पे काम हो तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। और धीरे धीरे उस पे लगा कि काम होना शुरू हुआ और बिहार में अंग क्षेत्र में मेमोंटे के रूप में इसे सरकारी तौर पर, गैर सरकारी तौर पर लोग खरीदना शुरू किए। तो आर्थिक सुधार धीरे धीरे मेरा और हमसे जुड़े सैकड़ों कलाकारों का होना आरंभ हुआ। आगे बात करें कि पहले जो पेंटिंग बनती थी और अब बनती है उसमें अंतर। मंजूषा कला में वर्तमान में नई नई कलाकार इस कला से जुड़ रहे हैं। डिजाइन में कुछ सर्प की लड़ी, लहरिया को मिला के एक नया डिजाइन बनाया जा रहा है या त्रिभुज और मोखा के साथ एक नया डिजाइन बनाया जा रहा है। तो प्रयोग होना भी जरूरी है। यहाँ के कलाकार अब इसे फैशन की दुनिया में भी ले जा रहे हैं। कई फैशन डिजाइनर भी काम करने भागलपुर अंग क्षेत्र आए और मंजूषा कला पे काम करना शुरू किया। लेकिन अभी तक यहाँ के कलाकारों ने एक चीज का ध्यान रखा, यहाँ जो हमारी पौराणिक रंग विन्यास है उसमें छेड़छाड़ नहीं किए। कुछ डिजाइन बदला जा रहा है। पहले मंजूषा कला में मोटी लाइनें होती थी, जब कमर्शियल काम होने लगा तो उसमें थोड़ी लाइनिंग, पतली लाइन का प्रयोग होने लगा। तो थोड़ी अंतर तो स्वाभाविक था वो करना, क्योंकि लोग सामान कोई तभी खरीदेंगे जब उसका सुंदर आकर्षक दिखेंगे। तो थोड़ा सा अंतर दिख रहा है, लेकिन यहाँ के कलाकारों ने रंग विन्यास और रेखा चित्र और यहाँ की शैली को ध्यान में रखते हुए काम कर रहे हैं। सब भी काफी अच्छा हो रहा है। अब आइए आपको बताएं कि हमने 5वें एपिसोड में क्या जानकारी दी थी। 5वें एपिसोड का नाम था मंजूषा कला राह कामयाबी की। 5वें एपिसोड में हमने मंजूषा कला का स्वॉट एनालिसिस किया था, यानी स्ट्रेंथ यानी मजबूती, वीकनेस यानी कमजोरी, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और थ्रेट यानी खतरे के बारे में विश्लेषण किया था। इस कला के वीकनेस और स्ट्रेंथ के बारे में हमने जाना शिक्षाविद कला प्रेमी राजीव कांत मिश्रा सर से। आप पेशे से एक मार्केटिंग एक्सपर्ट कम मैनेजमेंट टीचर हैं। आइए सुने उनकी एनालिसिस क्या कहती है। मंजूषा कला एक अद्भुत कला है। इसका सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है कि एक पौराणिक कथा से जुड़ी हुई चीज है। एक ऐसी पौराणिक कथा जिसमें कि महिला के सशक्तिकरण के बारे में विस्तार से बताया जाता है और शिव भक्ति से भी जुड़ी हुई एक बहुत अच्छी कहानी है। ये आप 3 रंगों में जितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कर सकते हैं। तो एक तो सबसे बड़ी चीज है जो काम कर रहे हैं जो कलाकार, उनका दायरा इस मामले में सीमित होते हुए भी असीमित इसलिए होता है कि अपने रेंज के अंदर वो कितना एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, ये देखने लायक चीज है। इससे बड़ा स्ट्रेंथ कुछ नहीं हो सकता है। अभी हाल में हम लोगों ने देखा कि बिहार सरकार द्वारा चलाई गई साइकिल योजना को उन्होंने मंजूषा के माध्यम से, बालिका महिला शिक्षा को उन्होंने मंजूषा के माध्यम से इतने अच्छे तरीके से उकेरा कि वो अपने आप में एक अद्भुत चीज आई। ये स्ट्रेंथ और कहीं देखने के लिए नहीं मिलता। दूसरा स्ट्रेंथ है कि एक ऐसी कला है जो लगभग विलुप्त प्राय थी। तो इसमें नई चीजें डालना, इसको खोज के निकालना और जितना भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं वो एक नई चीज को लेकर के आएगा। तो इतना ज्यादा स्कोप है कि जितने भी लोग आए एक लेवल हमेशा बना रहेगा कि लोग इस पर काम करते रहे। ये सैचुरेशन पर अभी नहीं आने वाला है। इसलिए नए कलाकारों को रोजगार के साथ इससे जोड़ने का बहुत बड़ा स्ट्रेंथ है।
इसका एक और स्ट्रेंथ है, भागलपुर सिल्क के रूप में जाना जाता है, सिल्क सिटी के रूप में जाना जाता है। सिल्क के ऊपर काम करके काम हो सके, एक नया काम अभी हो रहा है। मैं व्यक्तिगत रूप से इस बात को मानता हूं कि मैं कुछ कपड़े ऐसे पहनता हूं जिसके ऊपर पे मंजूषा का काम किया होता है, और इसको देख करके मेरे कुछ स्टूडेंट्स और लोग काफी प्रेरित होते हैं, और वो लोग भी इस तरह की चीजें जानना चाहते हैं। तो जो स्ट्रेंथ मैं कह रहा हूं कि इतना अभी खुला हुआ क्षेत्र है कि जो भी इसमें आएगा उसको कुछ न कुछ काम करने का मौका मिलेगा, एक्सपेरिमेंट करने का मौका मिलेगा। तो इसके ये स्ट्रेंथ्स हैं। रही बात इसके वीकनेसेस की, वीकनेस इस चीज का है कि ये एक लोकलाइज्ड चीज है, छोटी सी जगह से शुरू किया हुआ चीज है। दूसरा वीकनेस है कि लोगों का अवेयरनेस नहीं है इसके बारे में। लोग अभी बहुत इसकी गहराई से इसको नहीं पहचानते हैं। अभी भी इसको बिहुला बिसहरी के नाम से सिर्फ जानते हैं कि मंजूषा कला में बिसहरी है, बिसहरी की पूजा करते हैं। मंजूषा इनफैक्ट हम लोग उस चीज को कहते हैं जिस पर की वेदी बनी थी और वेदी पर वो बैठ करके गई थी, उसके ऊपर जो आर्ट होता है उसको हम लोग मंजूषा आर्ट कहते हैं। तो लोगों को अभी भी दिमाग में है कि वो बिसहरी की पूजा है, जबकि ऐसी बात नहीं है। सिर्फ बात यहाँ तक है कि हम लोग चांदो सौदागर की बात करते हैं, हम लोग उनके पुत्र की बात करते हैं, हम लोग बिहुला की बात करते हैं, हम लोग 5 बहनों बिसहरी की बात करते हैं, शिव की बात करते हैं कि कैसे शिव को उसने दाहिने हाथ से पूजा किया, और जब बिहुला के पति की मृत्यु होती है तो वो उसको यम से ले करके आते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो वीकनेस हमारी यहाँ पर है कि हम इसको लोगों तक पहुंचा नहीं पा रहे हैं। और एक वीकनेस हम जो बार बार इसके अंदर देखते हैं कि कलाकारों का जो प्रोत्साहन होना चाहिए वो सही प्रोत्साहन नहीं मिल पा रहा है। कुछ लोगों के हाथ में अगर मंजूषा रह जाएगी तो मंजूषा पनप नहीं पाएगी। और बड़े दुख के साथ ये बात कहना पड़ रहा है कि नई पीढ़ी को आगे लाने के लिए जो भी मंजूषा के कलाकार हैं उन्हें नई पीढ़ी के कलाकारों को संरक्षण देना पड़ेगा। और ये काम प्रबुद्ध नागरिकों का, सीनियर कलाकारों का और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ हमारे सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इस कला को अगर जीवित रखना है, आगे बढ़ाना है, तो हमें इसे और व्यापक क्षेत्र में फैलाना पड़ेगा। तो वीकनेस तो एक ये भी है कि हम इसको चंद मुट्ठियों में ना रहने दें और इसको हम आगे की ओर बढ़ाएं। ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताई सर ने। कामयाबी की राह हरगिज आसान नहीं होती है, पर इस तरह के एनालिसिस से मंजूषा कला के विस्तार में बहुत मदद मिलेंगी। तो अब आगे बढ़ते हुए इस कार्यक्रम श्रृंखला के 6ठे एपिसोड का भी महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि इसका नाम मंजूषा कला प्रशिक्षण और विकास था। इस नाम से ही आप समझ गए होंगे कि ये जो एपिसोड है पूरी तरह से आधारित है कला से जुड़े लोगों के कौशल विकास और प्रशिक्षण पर, ताकि इस मंजूषा कला का और तेज विकास हो सके। इसके लिए हमने बात की वरिष्ठ मंजूषा कलाकार उलूपी झा से, जिन्होंने इस कला को और इस कला से जुड़े कलाकारों को बहुत सालों तक करीब से देखा है, खुद भी ट्रेनिंग देती रही हैं। तो उनके प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी स्किल अपग्रेडेशन एंड ट्रेनिंग के दौरान कलाकारों को अपग्रेड एंड ट्रेन करने के लिए कोई वर्कशॉप बिहार सरकार या कोई और संस्था कैसे काम कर रही है, इसके बारे में इनका क्या कहना है, आइए सुनते हैं। आपने देखा होगा विक्रमशिला जो भागलपुर से खुलती है दिल्ली तक जाती है, तो उस पर भी मंजूषा पेंटिंग किया गया है हमारे कलाकारों के द्वारा। हमने यहाँ भागलपुर में हवाई अड्डा हेलीपैड के चारों ओर बनाया है। जितने भी सरकारी ऑफिस उसमें बहुत सारे ऑफिस की दीवारों पर भी मंजूषा पेंटिंग किया गया है। और यहाँ हमारे पटना में बिहार म्यूजियम है, उसके रीजनल आर्ट गैलरी में लगा हुआ है बहुत बड़ा कैनवास है। तो हमारी ये पेंटिंग मंजूषा कला शैली के रूप में विकसित है और उसका हम हर चीज पर प्रयोग करते हैं। ये स्किल अपग्रेडेशन जो है ये तो बहुत ही जरूरी है। हमें अपने आप को भी हमेशा अपग्रेड करते रहना चाहिए, है ना। और हमारी सरकार तो हमें मदद करती है। जैसे सर्वप्रथम तो यहाँ नाबार्ड ने हमें बहुत मदद किया इसमें। अभी जो वर्तमान में बिहार सरकार का उद्योग विभाग का जो ये है उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान
पटना में है, उस तरफ से हमारे कलाकारों को इस तरह का स्किल अपग्रेडेशन वाला ट्रेनिंग भी दिया जाता है। कई इस तरह का प्रशिक्षण हो चुका है, उसमें हम लोग सिलेक्शन करके उसका स्किल डेवलपमेंट करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है। वर्कशॉप में हम ऐसे कैंडिडेट को लेते हैं जो पहले से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और जो उन्होंने सीखा है उसमें कुछ नयापन लाने के लिए ही वर्कशॉप किया जाता है। उनको हम बताते हैं कि आपने जो सीखा है उसको कैसे आप नए डिजाइन में ढाल सकते हैं। जैसे कि हमारे मंजूषा कला में है बॉर्डर का महत्व होता है, तो उसी बॉर्डर को हम मोटिव हम उसी से लेंगे। उस जो भी मंजूषा कला में हमने सिखाया है उनको, जो भी प्रशिक्षण उन्होंने लिया है, और उसको हम कैसे एक दूसरे के साथ टैग करेंगे ताकि वो आकर्षक डिजाइन बन जाए। पर इसी का प्रशिक्षण हम लोग वर्कशॉप में देते हैं, उनसे करवाते हैं। सारी सामग्री जो है वो सरकार, हमारी बिहार सरकार के द्वारा होता है। वो कलाकारों को पर डे कुछ प्रोत्साहन राशि भी देते हैं। हम हमेशा उनको बोलते हैं कि अपना स्किल डेवलपमेंट हमेशा करते रहिए, कुछ नया। हमेशा लोगों को कुछ नया चाहिए। जो आज से 10 दिन पहले नया था वो आज पुराना हो जाता है, तो उसको हमको मोटिव से छेड़छाड़ नहीं करना है, लेकिन उसी को हम किस तरह से अरेंज करें ताकि हमारा ये आकर्षक लगे कोई भी प्रोडक्ट। किसी भी कला के प्रचार प्रसार के लिए, उसके उत्थान के लिए बाजार का होना बहुत जरूरी है, और इसलिए हमने 7वें एपिसोड में बात करी थी मंजूषा कला और बाजार की। इस एपिसोड को करते हुए मंजूषा कला से सजी वस्तुओं के लिए कैसा डिमांड है और बाजार में इसकी उपलब्धता कैसी है, ऑनलाइन ऑफलाइन मार्केट मॉडल, सब के बारे में जाना था। इस क्रम में हमने बात की एक ऐसे ही मार्केटिंग एक्सपर्ट विकास कुमार जी से, जिन्होंने मंजूषा चित्रकला के लिए मौजूदा मार्केट मॉडल के बारे में विस्तार से बताया है, जो अब आइए सुनते हैं। कला को अगर हम जीवित रखना चाहते हैं तो इसके लिए कलाकारों का जीवित रहना बहुत ही आवश्यकता है। कलाकार तभी जीवित रह सकते हैं जब उनके उत्पाद अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, या यूं कहें कि कलाकारों को इस कला के जरिए एक रोजगार मिले। हमारे जो कलाकार हैं, जो उत्पाद तैयार कर रहे हैं, वो काफ़ी समृद्ध हैं। आप देखेंगे अपने भागलपुर क्षेत्र के जो कलाकार हैं वो सिर्फ पेंटिंग तैयार नहीं करते हैं, वो सिल्क साड़ी पे हो या फिर पेन स्टैंड, फ्लावर पॉट, इस तरह के कई सारे ऐसे उत्पाद हैं जिन पे वो मंजूषा को उकेरते हैं। मंजूषा कला के लिए जो मौजूदा बाजार है वो काफ़ी अवसरों से भरा है। आज का जो दौर है वो काफ़ी टेक्नोलॉजी से आपका जुड़ा हुआ है, जहां आपको इंतज़ार नहीं करना पड़ता है। आप कम समय में अधिक लोगों तक पहुंच सकते हैं। उसके काफ़ी सारे आयाम हैं। तो वर्तमान में हम 2 तरह की व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। एक है जो हमारी पहुंच है, जो ग्राहकों तक, जिसमें ग्राहक हमें जानते हैं, हमारे उत्पादों को देखते हैं और खरीदते हैं। और एक है ऑनलाइन, जहां ग्राहक हमें नहीं जानते हैं, हमारे उत्पादों को जानते हैं। ऑफलाइन में सरकार के द्वारा समय समय पर एग्जीबिशन लगाना, ट्रेड फेयर में आर्टिजन्स को भेजना। बिहार में आपका उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान एक है जो मंजूषा महोत्सव का आयोजन हर साल कर रही है, जिसके द्वारा एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है कलाकारों को, जहां 100 से अधिक कलाकार एक साथ बैठ के लाइव पेंटिंग तैयार करते हैं। तो इससे कलाकारों में एक प्रतिस्पर्धा का भी माहौल तैयार होता है, जिससे वो अपने उत्पादों की गुणवत्ता को और अधिक से अधिक ध्यान दे पाते हैं उस पर। भागलपुर में कोई ऐसा परमानेंट मार्केट नहीं है जहां पे लोग हमेशा जाकर अपने उत्पाद खरीद सकें एक्सक्लूसिवली। हम लोगों के द्वारा एक छोटा सा प्रयास सस्ता हटिया नाम के स्टोर के द्वारा किया गया कि वहाँ पे आप पेंटिंग्स ले सकते हैं या उसके अन्य क्राफ्ट खरीद सकते हैं। बहुत सारे यहाँ के स्थानीय कलाकार हैं जो खुद का वेबसाइट बना के, जैसे मंजूषा कला .in है, मंजूषा आर्ट .in है,
उस पर अपने उत्पादों का प्रचार प्रसार करते हैं और उसको बेचते भी हैं। इसमें आपका जो खुद का वेबसाइट बना के बेचते हैं उसमें पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर का भी लोग बखूबी इस्तेमाल कर रहे हैं और डेबिट कार्ड के जरिए भी भुगतान कर सकते हैं ग्राहक इन वेबसाइट पे। अभी जो मंजूषा क्राफ्ट बिक रहा है उसमें ऑनलाइन आप देखें तो आई टोकरी, अमेजन, फ्लिपकार्ट, इट्सी, डिस्कवर अस, इस तरह के वेबसाइट हैं जो ऑनलाइन मंजूषा को ग्राहकों तक पहुंचा रही है। इसमें उनका एक कमीशन भी होता है जो आप तय करते हैं कि हमारे उत्पाद का यह कीमत है, तो उसमें वो आपसे बातचीत करते हैं कि अगर आपके उत्पाद की कीमत के अंदर उनका कमीशन हो या फिर आप अपना जो लागत है वो उनको साथ शेयर करें और उस पर वो कमीशन जोड़ के ग्राहकों तक पहुंचाएं। जहां तक सरकार की भूमिका आती है मौजूदा व्यवस्था में, बाजार में किस तरह इस कला को अधिक से अधिक जोड़ें ताकि कला वापस से मृतप्राय ना हो, तो सरकार को भी इसके ब्रांडिंग पे, इसके रख रखाव के लिए व्यवस्था करनी चाहिए। और मेरे जानकारी में है कि फिलहाल एक क्लस्टर पे भी काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, क्योंकि हमारे कलाकार ग्रामीण परिवेश से आते हैं जहाँ स्वाभाविक रूप से उनके पास उस तरह की व्यवस्था नहीं होती है जहाँ अपने उत्पादों को प्रॉपर रूप में रख सकें। और कई बार ऐसे बल्क ऑर्डर्स आते हैं और आपके पास उत्पाद नहीं है तो भी आप उससे पीछे रह जाते हैं। तो उन सब चीज़ों में सरकार को सहयोग करने की आवश्यकता है। और हाँ, एक काफ़ी अच्छी बात है जो इस कला का जीआई रजिस्ट्रेशन का काम पूरा हुआ है सरकार की तरफ से। यह कहें तो बहुत बड़ी उपलब्धि है यहाँ के कलाकारों के लिए, बिहार के लिए। क्या बात है मेहताब, धीरे धीरे हमने देखो हमारे सारे एपिसोड के बारे में अपने श्रोताओं को बता दिया। ऐसा लग रहा है कि ये एक 8वां एपिसोड ही हमारा पूरा कार्यक्रम बन गया हो, क्योंकि इसमें तो सारी बातें हो गई। नहीं प्रिया, अभी बातें पूरी नहीं हुई है। जब तक हम मंजूषा कला के सुनहरे भविष्य की बात न कर ले, तब तक हम इस कार्यक्रम श्रृंखला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर को पूरा नहीं मान सकते। बिल्कुल मेहताब, यूनेस्को, सिमका और स्मार्ट द्वारा प्रायोजित यह कार्यक्रम श्रृंखला को हम रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर की टीम ने इसी मंशा के साथ शुरू किया था कि 7वीं शताब्दी की इस प्राचीनतम लोक कला को उस ऊंचाई तक पहुंचाना जो स्थान और दूसरे चित्रकलाओं को प्राप्त है, क्योंकि सभ्यता, संस्कृति, आस्था, प्रेम, हट, संकल्प, रीति रिवाजों का एक जीता जागता उदाहरण है हमारी ये मंजूषा कला। कला अपने आप में एक भाषा है। जिस तरह एक अच्छी तस्वीर में अभिव्यक्ति की क्षमता शब्दों से कई गुना अधिक होती है, ठीक उसी तरह एक अच्छा चित्रकार किसी भी शब्दकार से अधिक कमा सकता है। शायद यही वजह है कि जागरूकता के लिए चित्रकला को सर्वश्रेष्ठ माध्यम माना जाता है। मंजूषा कला को विश्व की प्रथम कथा आधारित चित्रकला माना जाता है। इसमें अलग अलग भावों को प्रदर्शित किया जाता है, पर कितना अच्छा हो कि इस कला से जुड़े लोगों यानी कलाकारों का इसी कला से जुड़ा व्यवसाय भी चल जाए और वो इससे कमाए और इसमें ही लगाएं। हाँ मेहताब, मंजूषा जैसी चित्रकला बस एक खास क्षेत्र भर में ही ना सिमट कर रह जाए, क्योंकि लोक कलाओं का वर्तमान गवाही देता है जब तक लोक कलाओं ने क्षेत्रीयता के दायरे से बाहर झांकने की कोशिश नहीं की है, उनका दृष्टिकोण व्यापक नहीं हुआ है, उन्हें पहचान नहीं मिली है। तो आइए आज हम सब मिलकर ये संकल्प लें कि हम इस कला के प्रति अपना प्यार और बढ़ाएंगे, अपने घरों को मंजूषा चित्रकला से सजाएंगे और इसके प्रसार के लिए इस चित्रकला से सजी गिफ्ट्स अपने दोस्तों को और अपने साथियों को देंगे ताकि ये दूर दूर तक फैल सके। इस कला से जुड़े लोगों, कलाकारों ने अपनी जिम्मेदारी खूब निभाई है, पर अब इसे नए जनरेशन के लोगों के लिए तैयार करना जरूरी है। ये हम सब के लिए एक तरह का चैलेंज ही है। नए बच्चे बच्चियों को मंजूषा कला से जोड़ना होगा, उन्हें सिखाना होगा ताकि आने वाला कल मंजूषा कला के लिए बेहतर रहे। इसी तरह कला विभाग से जुड़े प्रशासनिक अधिकारियों से भी हमारा अनुरोध है कि आप कला को बढ़ावा देते हुए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसकी पहुंच बनाने के लिए और प्रयास करें। ज्यादा से ज्यादा जगहों पर इसका प्रदर्शन हो और देश विदेश में अपनी एक अलग पहचान बनाए।
इस दिशा में आप और काम करें, हमारा अनुरोध है। ये सब एक चेन जैसा है, हर एक पहलू दूसरे से जुड़ा है। कला का सतत विकास होगा तो भागलपुर शहर के टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, तो शहर में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, मंजूषा कला और इससे सजे प्रोडक्ट्स की बिक्री बढ़ेगी। इसी क्रम में हमारी बात हुई वरिष्ठ मंजूषा कलाकार श्री मनोज पंडित जी से। इस बातचीत में उन्होंने बताया कि मंजूषा कला के उत्थान के लिए सरकार के द्वारा क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं, साथ ही मंजूषा कला का भविष्य कैसा होगा, आइए सुनते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आरजे मेहताब, आरजे प्रिया को, साथ ही साथ संदीप पांडे जी और इम्तियाज जी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मंजूषा कला अंग प्रदेश की अमूल्य धरोहर है। यह कला अंग प्रदेश की आन बान शान और पहचान है। युवा साथियों से कहना है कि मंजूषा कला का भविष्य उज्जवल है। मंजूषा महोत्सव के समय उद्योग विभाग के माननीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन साहब कई घोषणाएं किए हैं। उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान के सहयोग से श्री अशोक कुमार सिन्हा जी के प्रयास से मंजूषा कला का जीआई हो गया है। मंजूषा कला को व्यापार से जोड़ने के लिए पटना स्थित खादी मॉल में बिक्री केंद्र बनाया गया है। बिहार म्यूजियम में भी मंजूषा कलाकार अपना प्रोडक्ट बनाकर दे सकते हैं। मंजूषा कलाकारों के लिए, खासकर परंपरागत कला के कलाकारों के लिए उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान की ओर से अग्रिम राशि भी भुगतान किया जा रहा है। जो कलाकार अपना सामान बनाकर बेचना चाहते हैं, मंजूषा कला के लिए देश भर में उद्योग विभाग, बिहार सरकार, उपेंद्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान अलग अलग जगहों पर स्टॉल दे रहे हैं। तो जितने भी यहाँ पर कलाकार काम करेंगे उस कलात्मक सामग्री की बिक्री के लिए पूरे भारत में अलग अलग जगह पर स्टॉल मुहैया भी करा रहे हैं। प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिजाइन डेवलपमेंट कार्यक्रम के माध्यम से सभी कलाकारों को आगे बढ़ाने का कार्य कर रहे हैं। इसके साथ कला संस्कृति विभाग, पूर्व विशेष सांस्कृतिक केंद्र भी मंजूषा कला के विकास के लिए कार्य कर रहे हैं। तो अब युवा साथियों को ईमानदारी पूर्वक 3 रंगों के मेल से बनने वाले मंजूषा कला के विभिन्न प्रोडक्ट तैयार करें और इसे बिक्री करें। इसका बाजार बहुत बड़ा है। उज्जवल भविष्य के साथ जुड़े और यह कला और कलाकार दोनों आगे बढ़ेंगे। कला का और कलाकारों का दोनों का उज्जवल भविष्य है और इसमें अपार संभावनाएं हैं। और मैं चलते चलते संदीप पांडे जी और इम्तियाज जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इस प्रोग्राम के जरिए युवाओं को प्रेरित किया है और उसमें ऊर्जा भरने का कार्य किया है। जय अंग, जय बिहार, जय भारत। धन्यवाद। अंग भूमि की है कथा, सबसे है ये पवित्र कथा। अंग धरा का गौरव है ये, अद्भुत है ये चित्र कथा। मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला, मंजूषा कला। भागलपुर की मंजूषा कला एक नई ऊंचाई को छूने को तत्पर है। सरकार, प्रशासन, कला प्रेमियों व आम लोगों को मंजूषा के लिए अपने दिल और प्रयास बड़े करने होंगे, क्योंकि इसके सपनों को अब पंख जो लग गए हैं। अब इसमें सिर्फ एक्रिलिक पेंट ही नहीं, उम्मीदों के रंग भरने होंगे। इन सारी पॉजिटिव सोच और उम्मीद के साथ अब हम आपसे कहेंगे अलविदा। आज के 8वें और अंतिम एपिसोड में इतना ही। रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर की पूरी टीम एक बार फिर से आप सभी मंजूषा कलाकारों, एक्सपर्ट, इतिहासकारों और शिक्षक का शुक्रिया अदा करती है। आपके सहयोग के बिना हम ये 8 एपिसोड का लंबा सफर तय नहीं कर पाते।
हम यूनेस्को, सिमका और स्मार्ट से जुड़े उन सभी लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम को इस खास कार्यक्रम श्रृंखला के लिए चुना और पूरे सफर में आपसे मार्गदर्शन मिलता रहा। श्रोताओं, अब वक्त आ गया है कि हम आपको पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का सही जवाब देने वाले 3 सबसे तेज स्मार्ट श्रोताओं के नाम बताएं। पर उससे पहले वो सवाल सुनिए जो हमने पिछले एपिसोड में पूछा था। सवाल था कि बिहुला विषहरी पर्व अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार कौन से महीने में मनाई जाती है। आपके ऑप्शंस थे ऑप्शन ए अगस्त, ऑप्शन बी सितंबर और ऑप्शन सी अक्टूबर। सही उत्तर है ऑप्शन ए। जी हाँ, अगस्त महीने की 17 तारीख को हर साल बिहुला विषहरी पर्व मनाई जाती है। सही जवाब देने वाले सबसे तेज 3 स्मार्ट श्रोताओं के नाम है रुद्रांशु सिंह, तुलसी नगर, भागलपुर से, मोहम्मद उजैर, हरना बुजुर्ग, बांका से और विकास कुमार, सुर्खीकल, तिलका मांझी, भागलपुर से। रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर आपको देता है एक आकर्षक गिफ्ट जो आप हमारे स्टूडियो में आकर कलेक्ट कर सकते हैं। आप तीनों को बहुत बहुत बधाई। आप तीनों के अलावा कई और श्रोताओं ने हमें सही जवाब भेजे थे। आप थे आदित्य शर्मा, पुरैनी, भागलपुर से, पवन सिंह, सबौर, भागलपुर से, श्रुति कुमारी, छोटी कंजरपुर, भागलपुर से, ज्योति देवी, तिलका मांझी, भागलपुर से और मोहम्मद शकील। इनका संदेश आया है बरहपुरा से। मोहम्मद शकील का यह कहना है कि जिन एपिसोड्स को ये रेडियो पर नहीं सुन पाए, इन्होंने यूट्यूब चैनल पर जाकर सुना। क्या बात है, इसीलिए तो हमने यूट्यूब चैनल बनाया है ताकि आप हमारे शोज को यूट्यूब पर कभी भी सुन सके। तो अगर आप उन श्रोताओं में से हैं जिन्होंने पिछले एपिसोड में पूछे गए सवाल का जवाब नहीं दे पाए या फिर आपका जवाब गलत था, तो कोई बात नहीं, आपको आज भी मौका मिल रहा है। आप आज के सवाल का सही जवाब देकर जीत सकते हैं गिफ्ट आइटम्स। तो अब वक्त आ गया है हमारे इस खास कार्यक्रम के 8वें एपिसोड मंजूषा कला और भविष्य में दी गई जानकारी पर आधारित सवाल पूछने का। तो अगर आपने हमारे इस कार्यक्रम को पूरा और ध्यान से सुना है तो जल्दी से जवाब दें। सवाल है, कला क्षेत्र में दिए जाने वाले बिहार के सर्वोच्च सम्मान का नाम बताएं। सवाल एक बार फिर से दोहरा देता हूं, कला क्षेत्र में दिए जाने वाले बिहार के सर्वोच्च सम्मान का नाम बताएं। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए दिनकर पुरस्कार, ऑप्शन बी सीता देवी पुरस्कार, ऑप्शन सी भिखारी ठाकुर पुरस्कार। अपने जवाब आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। अपने नाम और पता के साथ सही विकल्प का चुनाव कर भेज दीजिए हमें। और सही जवाब भेजने वाले 3 स्मार्ट श्रोताओं का नाम हम बताएंगे रेडियो एक्टिव भागलपुर के फेसबुक पेज पर। साथ ही विनर से व्यक्तिगत तौर पर कांटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा आज के एपिसोड में दी गई जानकारियाँ आपको कैसी लगी, हमें जरूर बताएं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 7549889911। यूनेस्को, सिमका और स्मार्ट के सहयोग से द रेडियो फेस्टिवल की पहली एचडीजी फेलोशिप कार्यक्रम श्रृंखला के अंतर्गत मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर को समाप्त करने की आज्ञा दें। इस कार्यक्रम श्रृंखला को सुनने और सराहना के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। हम आगे भी ऐसे जन जागरूकता के कार्यक्रम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। अब मुझे यानी आरजे मेहताब और मुझे यानी आरजे प्रिया को दे दीजिए इजाजत और सुनते रहिए रेडियो एक्टिव 90.4 एफएम भागलपुर। इट्स योर वॉइस। नमस्कार। नमस्कार। तैयो नाही डूबैले जैबारे माने रतोरे मनोसा रे बाला तैयो नाही डूबैले जैबारे मेढ़ तोरे मनोसा माया। गंगा घाटा के प्यूला
लागे आपी छूटा हूँ छोड़ा दे दे बाला पहुँची बारू के लेके बिहुला से मापुरा के घाट माया गोकुल गंगा घाट के बिहुला गे छूटा हूँ छोड़ा दे दे बाला पहुँची बारू के लेके बिहुला से मापुरा के घाट माया गलंतरी घाट के बिहुला गे गलंतरी घाट के बिहुला रे बिहुला गे बाला तो जे कला लो रे बाला गलंतरी घाट के बिहुला बाला तो जे कला लो माया हारे रे बाप पहुँची बाजू के लेके बिहुला गे ने तुला के रखा करे बाला पहुँची बाजू के लेके बिहुला ने तुला के रखा माया अंग भूमि की है कथा सबसे है ये पवित्र कथा अंग धरा का गौरव है ये अद्भुत है ये चित्र कथा मंजूषा कला मंजूषा कला मंजूषा कला मंजूषा कला मंजूषा कला अंग प्रदेश की अद्भुत धरोहर सिर्फ रेडियो एक्टिव 90.4 FM भागलपुर पर इट्स योर वॉइस